बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। वाटर पंप लाइन तो डाल दी गई मगर सड़क 6 माह में भी दोबारा तामीर ना हो सकी। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि सड़क पर मैन होल बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, शहर कराची का एक अहम मसला ये है कि इस शहर में तरक्याती कामों का आगाज़ होता है लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाते। इस वक्त मैं एक ऐसी शाहराह पर मौजूद हूँ जिधर 6 माह से काम का जो है सिलसिला चल रहा है लेकिन तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सका है। ये जो शाहराह है ये वाटर पंप चौरंगी से लेकर के गुलबर्ग तक जाती है और ये पूरी इस वक्त जो है तहस नहस हो चुकी है। इधर सेवरेज की लाइन डल रही है, रोड का काम बाकी है और यहाँ पर तवज्जो तलब बात ये है कि यहाँ पर जो है वो स्कूल भी मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पस मंज़र में दिखाएँ कि यहाँ पर जो स्कूल की सूरत हाल है, स्कूल के बच्चे हैं वो उनका आना जाना है, तो इस बात का भी खदशा मौजूद है कि किसी भी किस्म का जानी या माली नुकसान हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि क्या सूरत हाल है। सर मुझे बताइएगा कि कब से ये ऐसी सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है? इस काम को तकरीबन ये 6ठा महीना चल रहा है इसका और सारे का सारा आपके सामने आप देख सकते हैं। और दूसरा मसला ये है कि अभी उन्होंने सीवरेज का काम शुरू कर दिया है, तो जहाँ 100 फुट पे इनका एक मैनहोल बनना चाहिए, अभी यहाँ से वहाँ तक एक मैनहोल बना है, तकरीबन 186 फुट बन रहा है ये, और बीच के एक पूरा मैनहोल खा रहे हैं। और मैनहोल बनाने के बाद जब हम कर रहे हैं तो हमसे आगे से जो है पैसे मांगे जा रहे हैं कि इतने पैसे दे दो, हम आपको करवा के दे देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस कंप्लेन के हवाले से आपने किसी से रब्ता किया है, कोई किसी को दरख्वास्त दी है? बस सर अभी आपके पास से फारिग हो के मैंने टाउन ऑफिस ही जाना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि हमारे पास से फ्री होने के बाद वो दरख्वास्त देने जाएंगे, एप्लीकेशन देने जाएंगे। इससे कबल उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने इस बात की भी निशानदेही करी कि तकरीबन 6 महीने का जो है वो वक्त गुजारा जा चुका है लेकिन अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। और एक और मैटर के ऊपर निशानदेही की गई है कि यहाँ जो सेवरेज की लाइन है उसको लाइन डालने के लिए या मेन होल बनाने के लिए जो है वो पैसे तलब किए जा रहे हैं शहरियों से, जो कि एक हैरान कुन बात है। जी, कराची में बढ़ते जराइम कारोबारी तबके के लिए खौफ की अलामत बन गए। सदर में डकैती लूट मार की वारदातों से दुकानदार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। विक्टोरिया मार्केट के दुकानदारों ने सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम का मुतालबा किया है। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अब्दुल्ला हारून रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में विक्टोरिया मार्केट है। विक्टोरिया मार्केट के बराबर में ज़ैनब मार्केट है और इसके साथ साथ हम अगर बात करें अब्दुल्ला हारून रोड और ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर जो कि इसके अकब में पड़ती है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ मार्केटें हैं और इन मार्केटों में बच्चों के जो सूट्स वगैरह हैं और बिलख़ुसूस मुख्तलिफ़ मलबूसात जो हैं वो यहाँ पे फ़रोख्त किए जाते हैं। बड़ी मार्केट शुमार की जाती है ये, लेकिन यहाँ पर अब से कुछ रोज़ पहले जो है वो लूट मार के पैदर पे वाक़यात रूनुमा हुए, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं जो कि विक्टोरिया मार्केट के रहनुमा भी हैं और ख़ुद इनकी जो है यहाँ पे शॉप भी है। आप ये बताएं कि जो यहाँ पे वाक़यात रूनुमा हुए उसके हवाले से दुकानदार अब किस तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं, कितने खौफज़दा हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो एरिया है ना, ये रेड जोन है। सही है, रेड जोन जो है ज़ाहिर हसास इलाका होता है। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ रेड जोन में परिंदा पर नहीं मार सकता, ज़ाहिर सिक्योरिटी होती है। अब अंदाज़ा करें कि इस रेड जोन में 4 वारदातें हो चुकी हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है और 2 से 3 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं जो दुकानदार बता नहीं रहे डर की वजह से कि वो आगे क्या मराइल होंगे, क्या प्रोसेस होगा, बार बार थाने जाना पड़ेगा। देखिए, कहने का मकसद ये है कि हम ताजिर, हमारे टैक्स से सारे मईशत चलती है, सारे मामलात चलते हैं, हम ही इनसिक्योर हैं। अब यहाँ एक छोटा सा अगर कोई हुकूमत का क्या नाम है, जैसे कि MP MNA वगैरह हैं या जो भी हैं बल्दियाती मामलात हैं, उनके पीछे सिक्योरिटी की लाइन लगी होती है। यहाँ इनके पास थाने में इतनी नफरी नहीं है कि हमें सिक्योरिटी मैसर की जाए। ये थे मानी पराचा जिन्होंने सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इनका कहना है कि ये जो इलाका है बिलख़ुसूस कारोबारी इलाका है और यहाँ पे शाम के औक़ात में चहल पहल होती है, रौनक होती है, ख़रीदारी जो है वो उरूज पर होती है और ऐसे वक्त में यहाँ पर जो पैदर पे डकैती और लूटमार के वाक़यात पेश आए, इसकी वजह से जो यहाँ के ताजिर हैं बिलख़ुसूस जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। मानी पराचा का हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इन एरिया में जो है सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार है उनकी नफरी में भी इजाफे किया जाए ताकि इन वाक़यात की रोकथाम कर सकें। जी, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हसान जफर की गिरा फरोशी के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। हसान जफर कहते हैं एक कंप्लेन बॉक्स लगा रहे हैं जहां अवाम अपनी शिकायत शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर दर्ज करा सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से।
بالکل کمشنر کراچی کی جانب سے مختلف اشیاء خوردنوش کے سرکاری نرخنامے جاری کر دیے گئے ہیں اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ریونیو افسران ہیں، ضلعی افسران ہیں، وہ گاہے بگاہے کارروائیاں کر رہے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف ضرور مل رہا ہے۔ ایسی ایک کارروائی کی گئی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سب ڈویژن گلبرگ میں، جہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر حسان ظفر نے مختلف شاپس کا، مختلف مارکیٹوں کا وزٹ کیا ہے، وہاں پہ پرائس کنٹرول کے معاملات کو جو ہے وہ چیک کیا ہے اور اس سلسلے میں متعدد جو ہے جرمانے بھی کیے گئے ہیں، دکانوں پہ وارننگ بھی دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن صاحب، فرمائیے گا آج کی جو کارروائی تھی وہ کس طریقے کی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمشنر صاحب کے حکم پہ اور ڈی سی صاحب کے حکم پہ آج ہم نے جو ہے نا بہت سارے جو ملک شاپس ہیں اور ویجیٹیبل وینڈرز ہیں ان کو ہم نے پرائس چیکنگ کی۔ اس حوالے سے تقریباً 6 سے 7 جو ہے وہ ملک شاپس کو ہیوی فائنز کیے گئے۔ حسان صاحب، یہ تو آپ نے بہت اچھا اقدام کیا کہ باقاعدہ جو ہے وہ لکھ کر لگا دیا ہے کہ دودھ جو ہے 200 روپے لیٹر اس کے خوردہ نرخ ہیں تاکہ عوام کو بھی آگاہی حاصل ہو، لیکن ایک چیز ابھی بھی جو ہے وہ خامی دکھائی دیتی ہے کہ کمی یہ ہے کہ عوام اگر پرائس کنٹرول کے حوالے سے کوئی شکایت درج کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی آسان طریقہ کار ہمیں تاحال دکھائی نہیں دیا ہے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو؟ جی بالکل، ان دا کمنگ ڈیز ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم ایک کمپلینٹ سیل کا بھی جو ہے نا یہاں پہ رکھیں گے، اپنا انعقاد کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کمپلینٹ باکس میرے دفتر کے باہر ہوگا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ نام سے کمپلینٹ نہیں کرتے تاکہ وہ ان کے محلے میں کوئی پریشانی ان کو نہ آئے، تو ہم نے انونیمس ایک کمپلینٹ باکس کا جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک کمپلینٹ سیل کا نمبر بھی ہوگا، میرے آفس کا ایک نمبر ہوگا جس پہ جو ہے نا لوگ درج بتا سکیں گے کہ فار ایگزامپل یہاں سے انہوں نے خریداری کی اور اتنی ریٹ میں ان کو چیزیں ملی، تو اس کے اوپر ہم جو ہے نا پھر جیسے ہی ہمیں کمپلینٹ موصول ہوگی تو ہم اپنے اسٹاف کے ساتھ جا کے کارروائی کریں گے اسپیسیفک۔ بالکل، حسان ظفر ایک بڑی خوشخبری عوام کو دے رہے تھے جو کہ دیرینہ مطالبہ بھی ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے کہ وہ رسائی کس طرح حاصل کریں کمپلین کرنے کے لیے اشیاء خوردنوش کی گراں فروشی کے حوالے سے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کمپلین باکس بھی بنایا جا رہا ہے جس میں عوامی شکایات پر بر وقت جو ہے اس کے ازالے کی کوشش کی جائے گی تاکہ گراں فروشی کے معاملے کو جو ہے اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ جی، اور آپ کو بتائیں کہ شہر میں منافع خوروں کا راج برقرار ہے۔ ہول سیل میں دالیں سستی ہونے کے باوجود ریٹیل میں قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ جنرل سیکرٹری ریٹیلر ایسوسی ایشن فرید قریشی کہتے ہیں جب ڈالر مہنگا تھا لوگوں نے امپورٹ کر لی تھی، ڈالر سستا ہونے پر قیمت کم نہیں ہوگی کیونکہ مہنگا مال خریدا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے کاوش میمن سے۔ بالکل، دیکھیں ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد ہول سیل کی سطح پر تو ہم نے دیکھا کہ دالوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، لیکن ریٹیل کی سطح پر آج بھی دالیں جو ہے وہ کم نہیں ہو سکی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری ہیں ریٹیلر ایسوسی ایشن کے فرید قریشی، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرید بھائی، ظاہر ہے کہ دالیں امپورٹ ہوتی ہیں، ہول سیل میں قیمتیں کم ہوئی، ریٹیل میں فرق نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ فرق تھوڑا تھوڑا آتا رہے گا، اس لیے کہ امپورٹ کی ہوئی دالیں جو ہیں وہ 3 ماہ کے بعد پاکستان میں آتی ہیں، 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے 2-3 ماہ پہلے جو ڈالر خریدا ہوا تھا اس کے بعد وہ ڈالر کے حساب سے وہ دالیں آئیں۔ اب وہ آ کر ہمارے پورٹ پر کلیئرنگ ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ تمام اشیاء جو ہے پرانے ریٹس پر ہی لوگ فروخت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ریٹ مہنگا ہو رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کہ جیسا ریٹ ہو اسی طریقے سے، لیکن وہ جب تک نئے ریٹ اور نیا وہ نہیں ہوتا سسٹم تو وہ لوگ اسی ریٹ پر بیچتے رہتے ہیں۔ اب دیکھ دالوں پر مستحکم ہے، بڑھ نہیں رہے۔ اب دال، چاول، چینی یہ جو ہے اوپر قیمتیں بڑھنے کے بجائے مستحکم ہیں، اور اس پچھلے مہینے سے مہنگائی جو ہے اس مہینے ویسے تو کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی ایک الگ سسٹم ہے۔ جب کہ دالیں ہول سیل میں لا کر دکاندار بیچتا ہے تو اس پہ لازمی بات ہے کہ جو 20 روپے خرچہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کا آتا ہے، ابھی پیٹرول پر بھی کچھ ریٹ کم ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ڈالر اور پیٹرول اور بجلی کے اوپر جو قیمتیں زیادہ ہیں ان کو جب تک مستحکم نہیں کیا جائے گا تو مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ بالکل، دیکھیں ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرید قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہول سیل کی سطح پر یقیناً قیمتیں کم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو ریٹیلرز کا موقف ہے وہ یہ کہ قیمتیں اس وقت مستحکم ہیں، نہ ہی کم ہو رہی ہے نہ ہی بڑھ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت انسرٹینٹی کی کیفیت برقرار ہے۔
जी। सऊदाबाद पुलिस ने सरकारी स्कूल में मैट्रिक की तालबा को हिरासत करने वाले स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा तालबा के वालिद ने सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया। नुमाइंदा सिटी न्यूज़ कामरान मिनहास मुतासरा तालबा के वालिद के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कामरान। जी बिल्कुल, सिटी न्यूज़ ने जो है अपनी रवायात को बरकरार रखा है और एक दफ़ा फिर जो है सिटी न्यूज़ मजलूम की आवाज़ बन गया है। सऊदाबाद थाने की हदूद में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से जो है मैट्रिक की तालबा ईशा को जो है हरासा करने का वाक़या सामने आया था और उनकी जानिब से, उसके वालिद की जानिब से जो है सिटी न्यूज़ से रब्ता किया गया था और इस हवाले से सिटी न्यूज़ ने फौरी तौर पर जो है बर वक्त जो है उनसे मुलाकात की और उनकी खबर भी नशर की और उसके बाद जो है सऊदाबाद पुलिस जो है एक्शन में नजर आई और उन्होंने जो है एक्शन करते हुए उस स्कूल प्रिंसिपल आजम को जो है गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त जो है उसको थाने में मुंतकिल कर दिया गया है और उसके खिलाफ जो है मुकदमे का इंदराज शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त ईशा के वालिद मौजूद हैं, रशीद साहब, उनसे हम बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, आपसे रब्ता हुआ और फिर हमने फौरी तौर पर आपकी खबर भी नशर की और इस मामले को सामने भी लेके आए, हमारी काविशों के मुतालिक आप क्या कहते हैं? आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने मुकम्मल मेरा साथ दिया है और मुझे आगे भी आपके साथ की और सहारे की ज़रूरत है और जो कार्रवाई आपने की है उस पर मैं मुतमईन हूँ। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है, इसलिए मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर अब आप क्या चाहेंगे कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए? और भी देखें मासूम बच्चियां, कम उम्र बच्चियां जो 9th या मैट्रिक में पढ़ती हैं और इस तरह से हरासा करने के जो वाक़यात हैं, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? सर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मेरा आगे आने का मकसद ही यही था और आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे समझाया। मैं बहुत खुश हूँ कि इन जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आपके सिटी न्यूज़ का जो है शुक्रिया अदा किया है जो तालबा है ईशा, उसके वालिद ने, और इनका कहना ही है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं उनका रुकना बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से जो है जो भी मुतासरा लोग हैं उन्हें सामने आना पड़ेगा और इनका मकसद भी यही था, इस पुलिस को भी दरख्वास्त देने का और मीडिया से भी रब्ता करने का मकसद भी यही था कि इस शख्स को, जो स्कूल प्रिंसिपल है, उस्ताद का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है और उसके लिबादे में जो है ये जो बच्चियाँ हैं 9th या 10th की, उनको हरासा कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि जो हमारे स्कूल हैं वो महफूज रह सकें और इस तरह के जो अनासिर हैं डाली जा सके। बात करें मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि मुल्क भर में सर्दी की आमद शुरू हो गई है, लेकिन कराची में अब भी गर्मी का राज बरकरार है। तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है वो सर्दी की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन कराची में जो सर्दियां हैं वो ताख़ीर का शिकार रहती हैं। लेकिन इस दफ़ा अक्टूबर का महीना भी जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन इस महीने में भी जो है वो शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कब कराची के अंदर सर्दियों की आमद होंगी और कराची वाले सर्दियों से कब लुत्फ़अंदोज़ हों? देखिए, कराची में सर्दी तो अमूमन दिसंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, सही महीनों में कहें तो दूसरे हफ्ते में जाके आती है, लेकिन अनलेस के कोई अचानक इस तरह की कोल्ड वेव आ जाए उधर बलूचिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल एक तरह से पैटर्न है ना, वो तो दिसंबर में ही आती है कराची में सर्दी। हाँ, ये है कि वस्त नवंबर के बाद रात में कुछ ना कुछ खुनकी हो जाती है। तो अक्टूबर का महीना तो वैसे ही रवायती तौर पे गर्म होता है कराची में, यानी मई जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना एवरेज टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो अक्टूबर हुआ करता है। 35.6 इसका एवरेज टेम्परेचर होता है दिन का। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद थे और इनका यही कहना है कि कराची वालों के लिए जो सर्दियां हैं वो दिसंबर के स्टार्ट से ही जो हैं वो शुरू होंगी। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि अक्टूबर का जो महीना है वो इसी तरह से गर्म और मरतूब रहेगा। जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में PNF नेट बॉल कप का इफ्तिताह हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में PNF नेट बॉल कप का इफ्तिताई मैच जो है वो कराची ग्रामर स्कूल ने विन कर लिया और सेंट जोसेफ स्कूल को जो है 4-3 से जो है ये मैच जो है हराया है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची ग्रामर स्कूल की वो लड़कियां जिन्होंने ये मैच विन किया। हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, इवेंट इफ्तिताह बड़ा ज़बरदस्त हुआ इस इवेंट का। आप लोगों ने ओपनिंग मैच खेला, तो कैसा लगा ओपनिंग मैच? और मैच विन भी किया है, तो क्या समझती हैं स्कूल्स के आपको यहाँ पर मदऊ किया गया है, तो कैसा लग रहा है स्कूल की तरफ से आप लोग यहाँ पर आई हैं और कितना ज़रूरी है कि इसी उम्र में स्कूल लेवल पे ही जो है मुख्तलिफ़ खेलों में जो है शिरकत करना कितना अच्छा लगता है?
جی اسکول جو آئے ہوئے ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کے گیم کھیلتے ہیں اور ہم کو ٹف ٹائم ملا تھا لیکن ہم جیت گئے اینڈ میں. اور پورا فاؤنڈیشن ریفری سب بہت کوالیفائڈ ہیں اور کافی اچھا ایونٹ ہے اور اوپننگ سیریمنی بھی بہت اچھی طریقے سے ہوئی. ہمارے ساتھ جیتنے والے ٹیم کے کھلاڑی موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایونٹ کو بہت اچھے سے انجوائے کیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسکول لیول پہ کافی ضروری ہے کہ ہمیں اسکول کی جانب سے یہ موقع فراہم کیا گیا, اس کو ہم ضرور اویل کریں گے اور یہ میچ ون کریں گے. جی خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے دورے پر آئی امریکی کرکٹ ٹیم کا دورہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے جاوید اقبال سے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ کرکٹ ٹیم کے کپتان. ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ میں امریکہ کی پرفارمنس بڑی زبردست رہی. پہلے میچ میں پاکستان کو بال شکست دیتے ہوئے رہ گئے لیکن ٹورنامنٹ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی. 8 ٹیموں کا ٹورنامنٹ تھا. محمد فاروق جو ان کا ویسے آبائی شہر بھی کراچی ہے اور کولنگی سے ان کا ایک تعلق ہے بڑا گہرا, اور کیسا رہا اوورآل یہ ٹورنامنٹ؟ بہت اچھا رہا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ایک بہترین ٹورنامنٹ, بہترین میسج پاکستان سے. دیکھیں ہم لوگوں کا امریکہ میں ایک بہت اچھا برادرانہ رشتہ ہے. مل کے سارے لوگ کھیلتے ہیں, کمیونٹیز مکس ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہی چیز ہمیں دین نے بھی سکھائی ہے اور پاکستان نے بھی سکھایا ہے کہ ہر ریلیجن کی, ہر جس ملک سے بھی آپ لوگ ہوں ان کی رسپیکٹ کریں. تو وہی چیز ہم نے وہاں پہ کنٹینیو کی ہے اور وہ لوگ بہت ہیپی ہو کے گئے ہیں. آج ہماری فائنل میٹنگ تھی بیفور لیونگ اور 2-3 لوگوں نے مجھے جو کمنٹس دیے ہیں وہ شاید میں نہ بھولوں. وہ کہہ رہے ہیں شاید ہم اپنا دوسرا ہوم چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میرے لیے ایک طریقے سے بہت ایموشنل تھا اور ٹیم کو گیدر کرنا, کیونکہ ہمارا کیمپ نہیں ہوا تھا تو میرے لیے وہ چیلنج تھا کہ یار کیسے ہم نے ٹیم کو گیدر کرنا ہے, اس کی کیمسٹری بلڈ کرنی ہے اور ایک اچھا ٹورنامنٹ کھیلنا ہے. تو آئی تھنک میں بہت زیادہ ہیپی ہوں. بہت شکریہ فاروق بھائی. سنا آپ نے کہ فاروق بڑے خوش ہیں, مطمئن ہیں کہ امریکہ کی ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اور ان کا دورہ پاکستان بڑا کامیاب اور سکسیزفل گزرا ہے. ان کی خواہش ہے کہ مستقبل میں دوبارہ پاکستان آئے اور یہاں کے لوگ کو سے سیکھیں اور یہاں کی کرکٹ وہاں کے کرکٹ کو ملا کے آگے بڑھیں, امریکہ کو کرکٹ میں آگے لے جائیں. جی